दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं फिजिक्स की क्लास में आपका, है ना भाई। एक धमाकेदार सेशन होने वाला है। सर्कुलर मोशन को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़े से कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन जरूर किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था सर्कुलर मोशन। तो आज हम उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एकदम ध्यान से समझते हुए सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है ना भाई। सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से बेसिक रूप से समझे, है ना, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में। सर्कुलर मोशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन इस सेशन के साथ अच्छे से जुड़ेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना भाई। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझिए हर एक कॉन्सेप्ट को। कोई भी दिक्कत वाला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला नहीं है, ठीक है भाई। चलिए भाई, जुड़ जाते हैं सेशन के साथ और जबरदस्त जबरदस्त शानदार शुरुआत करते हैं सेशन की, ठीक है ना भाई। चलो भाई, जुड़ जाओ भाई सेशन के साथ सभी लोग, ठीक है ना। टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो क्या है? टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है भाई वो है सर्कुलर मोशन। टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है दोस्त वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी कि बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हिंदी में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। कोई समस्या यहाँ तक? आराम से कॉन्सेप्ट को समझें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप लोग देखिए, फोकस करिएगा ज्यादा से ज्यादा सर्कुलर मोशन को समझने के लिए। देखो, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बेसिस से लेकर इसलिए चलता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ना न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आए। एक बार अगर ढंग से बच्चे ने क्लास देख ली ना, जिसने भी, ठीक है ना, तो उसको दोबारा में केवल वो रिवीजन करेगा, उसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा क्योंकि क्लास बहुत जबरदस्त उठती है, ठीक है ना दोस्त। सर्कुलर मोशन ध्यान से समझो, ये क्या है। सर्कुलर मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चा ये है एग्जाम्पल वृत्तीय गति। एग्जाम्पल है एक दो विमेय मोशन का। किसका? टू डायमेंशनल मोशन का। किसका एग्जाम्पल है? टू डायमेंशनल मोशन का। यहां से हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। यहां से हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन is an example of टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, बेसिक बात है ये आपको मैंने काइनेमेटिक्स में भी बताई है। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों, देखो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम उठाएंगे एक 11th क्लास का टॉपिक जो कि है आपका सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात? तो एकदम सिस्टमेटिक वे से चल रहे हैं। आपका एक 12th का टॉपिक चलता है पैरेलल में और एक 11th का चलता है। 12th का कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब हमारा चलेगा 11th का टॉपिक। ठीक है ना दोस्त, किसी को कोई समस्या? ठीक है ना भाई। चलिए, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। हिंदी में क्या लिख देंगे बच्चा? वृत्तीय गति जो है, वृत्तीय गति दो विमेय गति का एक उदाहरण है। दो विमेय गति का क्या है? एक उदाहरण है। एक उदाहरण है, ठीक है ना। उदाहरण है। कैसे दो विमेय गति का उदाहरण है? एकदम समझ लो भाई कैसे है, कोई भी आपके अंदर डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, दो विमेय गति किसे कहते हैं? दो विमेय गति किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना भाई। ये माइनस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। दो विमेय गति क्या कहती है? जब दो एक्सिस यानी कि किसी भी चतुर्थांश के
दो अक्ष आपस में मिलकर क्या बना रहे हो, एक तल बना रहे हो, एक समतल बना रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे, दो विमेय गति कहेंगे। अब जरा देखो यहाँ पे भाई बात कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग, तो एक्स एक्सिस को आप थोड़ा ध्यान से समझो। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखें तो इनके द्वारा बनाया गया तल तो बॉस यही होगा, इनके द्वारा बनाया गया तल तो यही होगा जो हमने पिंक लाइन खींची है। बात समझ में आई। अब जरा देखो वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस से बनाया गया तल तो यही होगा, माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस का बनाया गया तल तो यही होगा, ठीक है ना भाई। और माइनस वाई से एक्स के लिए बनाया गया तल यही होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा बाहर ले आए ग्राफ के तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है ये, इसको समझो, इसको समझो भाई। अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए भाई, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेल तो है कॉन्सेप्ट का। चलिए एक सर्किल बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्त, एक सर्किल बनाते हैं। अगर ये सर्किल है तो स्वाभाविक सी बात है इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा। अगर ये सर्किल है तो इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं तो होगा ही, ठीक है ना भाई। तो इसका सेंटर हमने मान लिया ये इस पॉइंट पर लोकेटेड है। कोई समस्या यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा ऊपर हो गया सेंटर, अभी चलो इसको फिक्स करते हैं। ये सेंटर फिक्स कर दिया हमने सर्किल, ठीक। अब इस सर्किल के सेंटर को अगर हम ध्यान से देखें, एक मिनट भाई थोड़ा सा कलर का एडजस्टमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। और एक कलर का एडजस्टमेंट कर देता हूँ, लाइट कलर चाहिए मेरे को। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए। अगर हम बात करें तो इस सर्किल पे भाई, इस सर्किल का सेंटर हमको मिल चुका है, सर्किल का सेंटर मिल चुका है। अब देखिए इस सर्किल से हम क्या कर रहे हैं भाई, एक रेडियस डालते हैं। क्या डालते हैं, एक रेडियस डाल रहे हैं। और ये रेडियस जो है भाई, ये रेडियस जो है ये फोर्स डेवलप कर रही है किधर, देखो ये रेडियस यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से निकलने वाला, यहाँ से कौन सी वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है भाई, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट चल रहा है v1 वेलोसिटी के साथ। ऑब्जेक्ट क्या चल रहा है, v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना भाई। अब यहाँ से भी हम एक सेंटर डालते हैं भाई दोस्त, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। यहाँ से हमने एक सेंटर डाला और ये सेंटर आगे से निकलने के बाद ये क्या आ गया, v2 वेलोसिटी के पास आ गया। यहाँ पर ये v2 वेलोसिटी हो गई, ठीक है भाई। ये क्या हो गई, v3 वेलोसिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, v4 वेलोसिटी हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, v4 वेलोसिटी हो गई। आप देखिए इसका कहने का मतलब क्या है भाई, ये और फोर्स हर जगह बराबर है। F यहाँ पे भी है, F यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है ना, और F यहाँ पे भी लग रहा है। ध्यान से समझना, इसका कहने का मतलब क्या है भाई, सर आपने ये वेलोसिटी क्यों ड्रॉ की। देखो आप देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन पे एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि इन सर्कुलर मोशन, जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा स्पीड में कॉन्सेप्ट को ले चलेंगे। इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is continuously changing, is continuously changing, ठीक है। सो क्या पहला कॉन्सेप्ट मिलेगा, सो एक्सीलरेशन इन टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ध्यान से समझिएगा, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना भाई। एक्सेलरेशन इन टू डायमेंशनल मोशन और सर्कुलर मोशन कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो।
जीरो। ठीक है ना मेरे भाई। देखिए इसका मतलब अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लगातार लगातार वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण, लगातार वेग की कॉन्सेप्ट है बाबूजी, यहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं, देख लीजिएगा पेपर में कॉन्सेप्ट है। और यहां से क्वेश्चन हर बार बनता भी है। लगातार वेग की दिशा में परिवर्तन परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होने के कारण, लगातार वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण दो विमेय गति या वृत्तीय द्विविमेय गति या वृत्तीय गति में कभी भी त्वरण शून्य नहीं होगा। याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है बाबूजी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कि इन ए सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग, so acceleration in two dimensional motion और सर्कुलर मोशन कैन नेवर बी जीरो। ठीक है ना भाई। लगातार वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण दो विमेय गति या वृत्तीय गति में कभी भी त्वरण शून्य नहीं होगा। याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है भाई। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट को ले चलते हैं। देखो अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं किसी भी वृत्तीय गति में, किसी भी सर्कुलर मोशन में जो तय की गई दूरी है उसकी दूरी के बारे में और विस्थापन के बारे में, ठीक है ना। डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन, पहली हेडिंग क्या है, डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन। एक ही क्लास में सर्कुलर मोशन का समापन कर देंगे भाई। डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन, ठीक है ना दोस्त। वृत्तीय गति में दूरी, वृत्तीय गति में दूरी, ठीक है ना। वृत्तीय गति में दूरी आपको कैलकुलेट करनी हो तो बहुत सीधा सा शॉर्टकट तरीका है दोस्त। देखो एक वृत्तीय गति बनाई, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक रेडियस डाली r1 और यहां पर रेडियस डाली r2, ठीक है ना भाई। हालांकि ये बात मैं मैराथन वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुका था, लेकिन स्टार्टिंग से कर लेते, छोटा चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर एंगल बना देगा थीटा, यहां पर एंगल बना देगा कितना, थीटा। तो देखो वृत्तीय गति में ये जो डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस पे, ये जो सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस होता है, यानी कि आर्क जो होती है, आर्क बराबर क्या होती है, डिस्टेंस। आर्क बराबर डिस्टेंस इन सर्कुलर मोशन, याद रखना आर्क बराबर डिस्टेंस क्या होगी, सर्कुलर मोशन में। यानी कि वृत्तीय गति में चाप बराबर क्या हो जाती है भाई साहब, दूरी हो जाती है। और आपको मालूम है अगर हम इस चाप की लेंथ l मान लें, इस चाप की लेंथ क्या मान लें, l मान लें, तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, चाप बराबर त्रिज्या गुणे, फार्मूला क्या होता है भाई, चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण, त्रिज्या गुणे कोण। यानी कि आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है, ठीक है दोस्त। तो आर्क अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लेंथ लिख सकते हैं, एल इक्वल टू डिस्टेंस, यही तो होगा एल, तो थीटा इंटू आर, यानी कि एल बराबर आर थीटा, ये हो जाएगा डिस्टेंस किसी भी सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करने का। कोई समस्या है यहां तक, ठीक है ना भाई। आर थीटा हो जाएगा एल, कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, इसके बारे में अब हम बात करेंगे बच्चा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि विस्थापन के बारे में, ठीक है भाई। ध्यान से समझिएगा डिस्प्लेसमेंट, ये भाई साहब ये टेढ़ी खीर होता है हर जगह। विस्थापन जो होता है ना भैया, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ इसका लफड़ा ये होता है कि ये कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। या स्थिति सदिश मतलब आपका अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। कोई समस्या यहां तक, देखिए
अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक सर्कुलर मोशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर डाला और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या डाला, सेंटर डाला, यहाँ पर हमने क्या रखा, सेंटर रखा O, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट, ये रेडियस है R1, ठीक है, और ये रेडियस मानी हमने R2, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट बड़े भाई B है। यहाँ पे लगाते हैं थीटा, यहाँ पे एंगल कितना लगाया, थीटा, ठीक है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कह रहा नहीं भाई, हम तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेंगे A और B के बीच के, डिस्प्लेसमेंट यही तो कह रहा है। तो अब देखिए A और B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो बाबूजी यही होगा, जिसको हम R कहेंगे, ठीक है ना भाई। अब इसको अगर हम R कहेंगे तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं, R क्यों कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेल्टा R, डेल्टा R। अब ध्यान से देखो, ये पोजीशन वेक्टर है, O से लेकर A तक इनिशियल पोजीशन वेक्टर है R1, यानी कि प्रारंभिक स्थिति सदिश है R1, और O से लेकर B तक अंतिम स्थिति सदिश है R2। तो अगर हम देखें तो स्थिति सदिश के अनुसार डेल्टा R बराबर होता है R2 माइनस R1 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, R2 माइनस R1। अब देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ये जो होगा ये विस्थापन होगा बाबू, ये क्या होगा, विस्थापन होगा। अब वृत्तीय गति के बारे में बात करें तो इसका हमें परिमाण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। तो अब परिमाण के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब देखो R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड को क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया है और आपने पढ़ा ईमानदारी से तो आपको कसम है इस बात की कि आप बता देंगे कि इसका परिमाण क्या लिखेंगे हम, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है। और यहां पर देखिए क्या हम ये जज कर पा रहे हैं कि R1 बराबर R2 है, बोलो क्या ये हम सीधा सीधा जज कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, तो R1 बराबर R2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें इसको तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस का 2R इंटू R कॉस थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बच्चा अंडर रूट में बचेगा 2R स्क्वायर, ठीक है ना भाई, माइनस का 2R स्क्वायर कॉस थीटा, यही तो बचेगा, बोलो ध्यान से देख लो, 2R स्क्वायर माइनस का 2R स्क्वायर कॉस थीटा, यही बचेगा। अब देखो 2R स्क्वायर को हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, क्या ले लेंगे भैया, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है मन, ठीक है बालक, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट में लिख देते हैं 2R स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भाई साहब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का। आप लोग मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ते होंगे और आपको ये फॉर्मूला ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो क्या हम वैल्यू लिख सकते हैं, डेल्टा R बराबर 2R साइन थीटा बाई 2। देखो अगर हम इसको रूट से बाहर निकाल लें तो क्या लिख सकते हैं, 2R साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चा अगर हम ये लिख सकते हैं तो यही हमारा विस्थापन होगा, या यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई समस्या किसी को यहाँ तक, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। 3 कॉन्सेप्ट अभी तक आपको मिल चुके हैं क्लास के स्टार्टिंग में ही। कौन कौन से, पहला एक्सीलरेशन कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जीरो कभी नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो आपको जबरदस्त मिलते ही जाएंगे भाई, आप खाली मेंटेन रखो, ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक। अब देखो अच्छा
डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात आ गई है तो लगे हाथ बात ही कर लेते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, इसको क्या लिखा जाए, एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो एंगल के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा किसी भी वृत्तीय गति में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि कोणीय विस्थापन बच्चा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, कोणीय विस्थापन, ठीक है ना भाई। अगर हम कोणीय विस्थापन के बारे में बात करें तो ध्यान से समझना आप, अगर ये एक सर्कल है, यहां पर सेंटर O है, यहां से यहां तक की दूरी ये R है, ये भी R है, यहां एंगल थीटा बना रहा है, और ये आर्क की लेंथ हमने क्या मानी थी, L मानी थी। ये आर्क की लेंथ तो भैया डिस्टेंस है, ये आर की लेंथ तो डिस्टेंस है, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की, कोणीय विस्थापन की। तो कोणीय विस्थापन कितना होगा भैया, यहां से यहां तक जितना चला वही तो कोणीय विस्थापन होगा। यानी कि इसको पॉइंट अगर ए मान ले, इसको पॉइंट बी मान ले, तो ए से बी तक जितने डिग्री एंगल घूमा वही तो आपका कोणीय विस्थापन होगा ना भाई, वही क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि थीटा विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा विल बी द एंगुलर बच्चा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सहमत हो इस बात से, यस और नो, थीटा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बोलिए हाँ या ना, ठीक है भाई, थीटा विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपको मालूम है बच्चा, आपने क्लास 9th में सर्किल चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा बराबर क्या होता है भाई, आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी वाले बच्चे समझ ले, थीटा बराबर होगा चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होगा, ठीक है दोस्त, आर्क अपॉन रेडियस। यानी कि यहां पर आर्क कितनी है हमारी, एल है, और रेडियस क्या है, आर है, ठीक है ना भाई, कोई समस्या। ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बनता है भैया यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, क्वेश्चन ये बनता है ना भाई, क्योंकि यूनिट तो हम भूल ही नहीं सकते। और किसी भी एंगल की यूनिट दोस्त क्या होगी, रेडियन होती है, किसी भी एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी खाली। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी, कोई समस्या यहां तक। अगर हम इसकी विमा, देखो एक तो रेडियन होगी या डिग्री भी हो सकती है, कोण डिग्री में भी घूमता है भाई, रेडियन एंड डिग्री भी लिख सकते हैं, डिग्री भी तो होगी यूनिट, कितने डिग्री का कोण है, कितने रेडियन का कोण है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या यहां तक। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर हम विमा के बारे में बात करें तो M0 L0 T0 होती है, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, कोई समस्या, हाँ मैडम बोलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है मैं देख लेता, ठीक है भाई। देखो हमेशा ध्यान से समझो भाई, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है, अगर आप ये समझ गए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हम बच्चा इसके डायमेंशन, तो देखिए हाथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, ठीक है ना भाई। अगर हम इसके बच्चा डायमेंशन के बारे में बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन, डायमेंशन लेस होता है, ये क्या होता है, इसके पास कोई भी विमा नहीं होती है, ये क्या होता है बच्चा, विमाहीन होता है, ये क्या होता है, विमाहीन होता है, कोई समस्या यहां तक। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है भाई।
ये क्या होता है, विमाहीन होता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कोशिश करूंगा मैं इसको कंप्लीट कर दूं, अगर बचता है तो कल कंटिन्यू करेंगे। कल तो एक श्योरिटी के साथ खत्म हो जाएगा, छोटा टॉपिक है, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहता है बच्चा। 1 घंटे में हम कितना पढ़ा दें, आप भी समझ रहे हो ना भाई, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम का है, अभी क्लियर हो जाएगा कुछ दिन बाद आपका ये इशू भी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि बच्चा हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है ना भाई। कोणीय वेग कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। अच्छा, अगर हम कोणीय वेग के बारे में बात करें तो एक चीज समझो, वेग किसको कहते हैं, चली गई दूरी बटे समय, चली गई दूरी बटे समय। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर वेग आप कैसे डिफाइन करोगे, कोणीय वेग कैसे डिफाइन करोगे। कोणीय वेग को डिफाइन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यह कितना एंगल ट्रेस किया, या कितने कोण पर घूमा, कितने डिग्री कोण पर घूमा, यही तो कोणीय वेग कहोगे भाई, कोणीय वेग यही तो कहोगे। अगर हम यहां पे लिख दें द एंगल ट्रेस्ड, द एंगल ट्रेस्ड, एंगल ट्रेस्ड इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as एंगुलर वेलोसिटी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आप बताओ भाई, आप बताओ क्या होगा, लिख सकते हैं, इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखें तो क्या कह रहा है भाई, द एंगल ट्रेस्ड इन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना भाई। किसी भी समय पर, किसी भी समय पर, किसी भी समय पर कोई पिंड कितने डिग्री चलता है, कोई पिंड किसी भी समय पर, क्या कह रहा है भाई, किसी भी समय पर कोई पिंड कितने डिग्री, कितने डिग्री कोण, ठीक है ना, या कितने डिग्री कोणीय विस्थापन भी तो लिख सकते हैं यार हम, कोणीय विस्थापन तय करता है, विस्थापन तय करता है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को बच्चा क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। इसी को क्या कह देंगे भाई, कोणीय वेग कहेंगे। क्या कह देंगे, कोणीय वेग, ठीक है ना भाई। इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, इसको किससे दर्शाते हैं, इसको भैया ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम, ओमेगा से दर्शाते हैं, इसको ओमेगा से दर्शाते हैं, ठीक है ना भाई। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें बच्चा, तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई, ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो भाई क्या लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, ठीक है ना भाई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। अच्छा, थीटा बाई टी लिखो या डी थीटा बाई टी लिखो, ये ज्यादा सही रहता, डी थीटा बाई टी। कोई समस्या यहां तक। इसकी अगर यूनिट की बात कर ले बच्चा, तो यूनिट क्या हो जानी चाहिए, यूनिट हो जाएगी बच्चा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। कोई दिक्कत, या आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा रेडियन सेकेंड इनवर्स, कोई दिक्कत यहां तक, रेडियन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर बच्चा, एंगुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर, यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, कोणीय वेग एक अक्षीय सदिश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक अक्षीय सदिश है, एक क्या है भाई, अक्षीय सदिश है दोस्त। कोई दिक्कत यहां तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके लिख लो दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक।
एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए भाई अब देखिए, ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पे अब बात करें तो टाइम पीरियड, अब थोड़ी सी बात यहाँ पे टाइम पीरियड की आ जाती है। देखो अब बात आएगी टाइम पीरियड की भाई। क्या कहता है? टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आने वाली है दोस्त, आवृत्ति आने वाली है, तो टाइम पीरियड बहुत जरूरी है। देखिए अब देखो, आवृत्ति क्यों आएगी? आवृत्ति इसलिए आएगी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। कॉन्सेप्ट में एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है, इसलिए आवृत्ति आएगी। यानी कि कोणीय वेग आ चुका है तो आवृत्ति का आना निश्चित है, और आवृत्ति आएगी तो स्वाभाविक सी बात है टाइम पीरियड को भी लाना निश्चित है। आवृत्ति आएगी तो टाइम पीरियड भी आएगा। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करोगे? टाइम पीरियड इज डिफाइंड फॉर ए सर्कुलर मोशन। ध्यान से समझिएगा, टाइम पीरियड is defined for a circular motion, बच्चा, is defined for a circular motion, circular motion, time period is defined for a circular motion as the time taken to complete one revolution। ठीक है, इसको बच्चा हिंदी में समय अंतराल कहते हैं। नहीं आधे तो परेशान हो जाएंगे, सर ये क्या लिख दिया आपने। ठीक है ना भाई, समय अंतराल एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है ना दोस्त, हिंदी में अगर बच्चा इसको लिख दे, हिंदी में लिख दे समय अंतराल की परिभाषा को, तो हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी वृत्त का, किसी भी वृत्तीय पथ का लिख दे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी वृत्तीय पथ का, किसी भी वृत्तीय बच्चा, किसी भी वृत्तीय पथ का एक संपूर्ण चक्कर, एक संपूर्ण चक्कर लगाने में, संपूर्ण चक्कर लगाने में, संपूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है, ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनेंगे। संपूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है, जो समय लगता है, ठीक है ना भाई, समय लगता है, उसे समय अंतराल कहते हैं। उसे दोस्त क्या कह देते हैं हम? उसे क्या कह देते हैं? समय अंतराल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समय अंतराल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समय अंतराल कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर हम इसको अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो क्या अंडरलाइन करेंगे भाई? ध्यान से समझना। टाइम पीरियड इज डिफाइंड फॉर अ सर्कुलर मोशन as the time taken to complete one revolution, time taken to complete one revolution। इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें इसको, और हिंदी वाले इसको समझ लें। किसी भी वृत्तीय पथ का एक संपूर्ण चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? समय अंतराल कहेंगे। ठीक है ना भाई, एक हिंदी में परिभाषा समझाता हूं, एक अंग्रेजी में समझाता हूं, एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। अभी भी भाई आपको ना समझ में आए दोस्त, तो फिर हमारे पास इसका कोई भी उपाय नहीं है। ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, ए पॉइंट से चलता है, वापस ए पॉइंट पर कितने टाइम पे आएगा, है ना भाई, जितने टाइम पे ए पॉइंट पर आएगा उसे ही हम क्या कह देंगे? टाइम इंटरवल कह देंगे। ठीक है ना भाई, टाइम इंटरवल कह देंगे। यानी कि कोई पिंड ए से चलता है और जितने समय में ए पॉइंट पर वापस आएगा उसे हम क्या कह देंगे? टाइम इंटरवल कह देंगे। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है बॉस, आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। टाइम पीरियड आपको क्लियर हो गया, इसकी यूनिट वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो यूनिट तो क्या हो जाएगी आपको मालूम है, यूनिट समय की है तो सेकंड ही होगी, इसके अलावा दूसरी कोई बात संभव नहीं है। डायमेंशन के बारे में भैया अगर हम बात कर लेंगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन टी हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन टी हो जाएगा दोस्त। डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ठीक है ना भाई, और
अगर हम टाइम पीरियड के बारे में बात कर ले तो आपको मालूम है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, इसको लिखने का कोई मतलब बनता नहीं। कोई समस्या यहां तक क्लियर है? सारा कॉन्सेप्ट। पानी पी लिया जाए थोड़ा सा, है ना, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी को कोई समस्या? अब आ जाती है जिसका इंतजार था, क्या नाम था उसका? फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट। हमने क्या कहा था आपसे? हमने कुछ कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कहा था हिंदी में आवृत्ति कह लो भैया, पहले इसको कह लो, ठीक है ना भाई। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था दोस्त, एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है, इसका मतलब टाइम पीरियड आएगा। एंगुलर वेलोसिटी का आने का संकेत ही इस बात का था कि अब आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, इसीलिए हम टाइम पीरियड को लेके आए। ठीक, आवृत्ति किसे कहते हैं, टाइम फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ठीक है ना भाई, ध्यान से समझिएगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, ध्यान से समझ लो दोस्त, एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, क्या कहना चाहता है, ठीक है ना भाई, एकदम ध्यान से उतार लो कॉन्सेप्ट को, क्या कहना चाहता है ना भाई, ठीक है। देखो, इन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हम, इन सर्कुलर मोशन, ठीक है दोस्त, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन की जाती है? देखो, एक वृत्तीय पथ में फ्रीक्वेंसी, एक वृत्तीय पथ में आवृत्ति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, एज द नंबर ऑफ, यहां कंफ्यूजन थोड़ी सी पैदा होगी, ध्यान से समझना, अगर समझ लिए तो कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगी। In circular motion, frequency is defined as the number of revolutions, number of revolutions, revolutions made in one unit time, made in unit time, unit time। देखना, हिंदी में समझना इसको, ठीक है ना भाई। उसके बाद अंडरलाइन तो मेन लाइन करवाएंगे ही, इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी है तो, ठीक है ना, कितनी बड़ी है भाई, मेहनत से बड़ी है क्या? ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर समझे तो क्या कह रहा है, एकांक समय में दोस्त, एकांक समय में, एकांक समय में किसी वृत्तीय पथ के, किसी वृत्तीय पथ के, वृत्तीय पथ के लगाए गए कुल चक्कर, वृत्तीय पथ के लगाए गए कुल चक्कर, कुल चक्कर, वृत्तीय पथ के लगाए गए कुल चक्कर क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहलाएंगे बच्चा, क्या कहलाएंगे? आवृत्ति कहलाएंगे या फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे। अब समझो मेरी बात, आवृत्ति कहलाएगी, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। और सर देखिए क्या कह रहा है, इन सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, इन सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड। देखिए क्या कह रहा है, सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, कैसे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे? ध्यान से समझ लेना इस बात को, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन कहा, यूनिट टाइम, मेड इन यूनिट टाइम। अगर हम बात करें बच्चा तो एकांक समय में किसी वृत्तीय पथ के लगाए गए कुल चक्कर, कुल चक्कर आवृत्ति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया? आवृत्ति कहलाएंगे। किसी वृत्तीय पथ के लगाए गए कुल चक्कर का कब? एकांक समय में क्या कहलाएंगे? आवृत्ति कहलाएंगे। कोई समस्या यहां तक किसी को? मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना भाई। ठीक, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है
एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो इसको और एक चीज समझ लो, ठीक है ना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भाई क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी भैया हर्ट्ज हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी इकाई यूनिट हो जाती है हर्ट्ज, क्या हो जाती है हर्ट्ज। और डायमेंशन के बारे में बात कर लेंगे, यूनिट मतलब होती है भैया हिंदी में इकाई, समझ लो किसकी, आवृत्ति की। और इसके डायमेंशन के बारे में भाई साहब अगर हम बात करेंगे, यानी कि विमा के बारे में अगर भाई साहब बात करेंगे तो टाइम हो गया क्या, कंप्लीट हो गया, राम सकती, चलो बस खत्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है भाई। बीमा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भैया बीमा क्या हो जाएगी, आवृत्ति की MLT-1, यहाँ पे सॉरी MLT-1 नहीं, T-1। क्यों, क्योंकि आवृत्ति का फार्मूला, इसको n से दर्शाते भाई, इससे दर्शाते ईटा से। आवृत्ति का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पर यानी कि इसको क्या कहेंगे, 1/समय अंतराल कहेंगे बच्चा, समय अंतराल कहेंगे, ठीक है ना भाई, समय अंतराल कहेंगे। तो यानी कि ईटा बराबर क्या हो जाएगा 1/T। तो आप लिख सकते हो बीमा क्या हो जाएगी T की पावर -1। कोई समस्या यहां तक, तो ठीक है बच्चों, थोड़े से कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं, जरा से कॉन्सेप्ट बच रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं, अभी सर की क्लास का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इस सर्कुलर मोशन को कंप्लीट खत्म कर देंगे। कहाँ खत्म कर देंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से इसको समाप्त कर देंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है भाई, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन को कंप्लीटली एंड करते हुए, ठीक है ना भाई। इससे पहले मैंने फ्रिक्शन आपको पढ़ा दिया मैराथन में, ठीक है ना भाई, तो आप देखिएगा वहां पर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था सर्कुलर मोशन का, और यहाँ पे हमने काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आगे आने वाली क्लास में वो भी संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।